बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन लेक्चर्स बाय कासिम बिन सज्जाद एडवोकेट हाई कोर्ट के साथ आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर। आज हम आपके साथ बहुत ही अहम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। वो टॉपिक ये है कि पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट 2009 के तहत जब एक शख्स कोई प्रॉपर्टी किराएदारी पर देता है तो किराएदारी में क्या क्या चीज़ें आपकी इसमें शामिल होनी चाहिए और क्या क्या नहीं होनी चाहिए। अगर आप उसको इस तरीके से लिखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा और आपकी जो एविक्शन आप चाहते हैं वो फौरी तौर पे हो जाएगी। इसी तरह किराएदार अगर चाहता है कि उसको उसकी प्रॉपर्टी से जो रेंटेड प्रॉपर्टी है उससे उसको अलहदा ना किया जाए जब तक टर्म्स ऑफ कंडीशंस जो है कॉन्ट्रैक्ट की ना ख़त्म हो, उस वक्त तक उसको ना हटाया जाए। तो उसके लिए ये लेक्चर बहुत ज़रूरी है। ये लेक्चर आप दोनों, चाहे किराएदार हैं चाहे आप मालिक हैं, तो दोनों आप ये वीडियो सुनेंगे तो आप दोनों के राइट्स इन्फ्रिंज नहीं होंगे। जब आप स्टैम्प पेपर इसको लिखना होता है, स्टैम्प पेपर में किराएदारी को आपने फौरी तौर पर इनकॉर्पोरेट कराना होता है। और अब तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि थाने में भी उसकी रपट आप जाकर करा दें, क्योंकि आज दहशतगर्दी का दौर है तो फौरी तौर पर उसको इनकॉर्पोरेट कराएंगे तो ठीक है, अगर नहीं कराएंगे तो किराएदार पर पर्चा भी हो जाएगा और मालिक पर भी हो सकता है। ये बात आप ज़हन में रखें। तो ख़ास तौर पे जब टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपकी शामिल हो जाती हैं तो उसमें ये बात ख़ास तौर पे लिखी जाती है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को कब और कैसे ख़त्म और टर्मिनेट किया जा सकता है। सबसे पहले तो रेंट्स ख़ास तौर पे लिखे जाते हैं कि इतना इतना रेंट होगा। पहले ये बताना है कि ये किसी और की प्रॉपर्टी नहीं है, ये मेरी अपनी प्रॉपर्टी है, ये मुश्तरका तौर पर किसी की नहीं है। ख़ास तौर पे जो किराएदार है वो ये ज़रूर देखे कि ये वाकई मलकियत इसकी अपनी है या इसकी बीवी की तो नहीं है या इसके बच्चे के नाम तो नहीं है। अगर बच्चे के नाम है तो उसको आप बतौर गार्डियन मुकर्रर करवाना है। ऐसे नहीं कि गार्डियन लिख दे, वो गार्डियन अपने आप को मुकर्रर करवाए नहीं। तो अगर ये नहीं करेगा तो मामला फिर आपका ख़राब हो सकता है। या भाई के साथ मुश्तरका तो नहीं है, इस बात भी यकीन नहीं रखना कि भाई के साथ मैं लिखवा लूँगा और भाई कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। तो सबसे पहले आपने मलकियत को साबित करना है कि इस शख्स की मलकियत है और आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगला बहुत ही आसान सा काम है कि अगला आपने ये देखना है कि ये रेंट्स कब कब आपने देने हैं। अगर वो शख्स आपका जो मालिक मकान है वो आपको कहता है कि 3 तारीख को हर माह को आपने देना है, तो उसमें एक डेट फिक्स कर लें कि 3 से 8 तारीख तक ये कर लें, ताकि क्योंकि कभी कभी पैसे नहीं भी होते तो 8 को वो फौरन होना चाहिए। और किराएदार के लिए ये ज़रूरी है कि वो रसीट्स अपने पास रखता जाए, क्योंकि बाद में अगर कोई तनाज़ा होता है तो वो क्लियर करता है कि मुझे ये पैसे टाइम पर नहीं देता था, तो इसको भी टर्म्स और कंडीशन में ख़त्म किया जा सकता है। ये टर्म्स और कंडीशन भी आप रख सकते हैं कि अगर किराया 8 तारीख के बाद नहीं देगा तो फिर अगर मुतवातिर 3 माह तक अगर किराएदार टाइम पर किराया नहीं देगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा और इसकी एविक्शन हो जाएगी। अब एविक्शन में साथ ही ये बताता चलूँ कि आप पुलिस को या थाने को दरख्वास्त नहीं दे सकते। इसमें अपने रेंट कंट्रोलर जो इलाका मजिस्ट्रेट या सिविल जज होता है उसके पास अथॉरिटी है कि वो बतौर रेंट कंट्रोलर भी इसको टेकअप करता है। वो टेकअप करने के लिए आप वहाँ पर ही एप्लीकेशन देंगे अगर आपका स्टैम्प पेपर हुआ। अगर आपका स्टैम्प पेपर ना हुआ तो फिर ज़बानी कलामी अगर हुआ तो फिर बतौर रेंट कंट्रोलर शायद आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट ना हो। इसके अलावा वियर एंड टेयर आपने देखना है कि इसको सारी उसकी तस्वीर रख लें कि ये हालत है मकान की, ये मोटर लगी हुई है, ये बिजली, ये लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं, इसको इसी हालत में ये वापस करेगा। मज़ीद इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट होता है जब शॉप्स वगैरह होती हैं तो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी सारा लोगों ने बनाना होता है। ये बहुत ही अहम बात है कि किराएदार ने अगर वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो ज़रूर ये बता दे कि मैं इतने की इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और इसके नोटिस में दूंगा। अगर ये किराएदार पहले मालिक मकान अगर प्रॉपर्टी अपनी वापस लेना चाहेगा तो फिर ये मेरे पैसे इतनी इस अंदाज में मुझे वापस करेगा। यहाँ पर काफ़ी सारा ऐसा भी हुआ है कि जब ये नहीं लिखा जाता तो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर फिर मालिक मकान ही ले जाता है, क्योंकि वो लिखा नहीं होता। वेयर एंड टेयर का बहुत ज़रूरी है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज़रूरी है। पर मंथ जो उसकी इंक्रीज या पर ईयर आपने उसको 2% 3% रेंट को बढ़ाना है तो वो भी कर लें, उसको भी शामिल कर लें ताकि प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा ये बताना है कि
ٹرمز آف کانٹریکٹ کو یہ پہلے ختم کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے آربیٹریشن کلوز آپ ضرور رکھا کریں. آربیٹریشن کلوز جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آربیٹریٹر مقرر کیا جائے گا, کوئی مشترکہ طور پر تیسرا بھائی ہوگا جو اس کو معاملے کو حل کرے گا. آربیٹریشن بھی کر دیں, اور اس میں اگر آپ مزید جس طرح کرونا آ گیا تھا یہاں پر بھی لوگوں کے آپس میں بہت سارے ایشو آئے تو فورس میجورے اسے کہتے ہیں, وہ بھی آپ کر دیں کہ کوئی ایسا ایکٹ آف دا گاڈ آ جائے جیسے زلزلہ آ جائے یا کوئی اور ایسا معاملہ آ جائے, کوئی شخص بیمار ہو جائے اس کے پاس پیسے نہ ہو, تو اگر اس قسم کے معاملات ہوں تو پھر آربیٹریٹر اس کو حل کرائے گا. تو یہ باتیں بہت ضروری ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو آپ کا ذہن ایکسیپٹ کرے وہ آپ لکھیں تاکہ آپ کے لیے اندر پرابلم نہ ہو. اگلا پروسیس کیا ہے, رینٹ کنٹرولر صاحب کے پاس جب آپ جائیں گے تو آپ اپلیکیشن دیں گے, اس میں جو دوسرا رسپونڈنٹ ہوگا جو کرایہ دار ہوگا وہ لیو ٹو ڈیفینڈ مانگے گا. اگر وہ اس کو اجازت ملی تو پھر اس کو ڈیفینڈ کرنے کی اجازت ملے گی, نہیں تو وہاں سے وارنٹ ایشو ہو جائیں گے اور وارنٹ ہونے کے بعد اس کو قبضہ بھی مل جائے گا. سمری پروسیس ہے, اتنا لمبا پروسیس نہیں ہے, وہ دیوانی معاملہ نہیں ہے. آپ اپنی پراپرٹی خصوصی طور پہ توجہ کے ساتھ کسی کو دیں اور تاکہ وہ آپ کو قابض نہ کہلا سکے, وہ قابض نہ ہو جائے آپ کی پراپرٹی پر, کیونکہ قبضہ گروپ اکثر ایسے کرتے ہیں. پھر وہ کسی اور سے زمین خرید لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ مکان ہی ہمارا ہے. اس قسم کا بھی معاملات چلیں تو, لیکن آپ نے اگر احتیاط کی اور اگر رینٹ کنٹرولر کے پاس اس کو رجسٹر بھی کروا دیا, ایک یہ بھی پروویژن ہے کہ اس کو رینٹ کے معاملات کو جو رجسٹر کرتا ہے اس کے پاس AC کے پاس جا کر آپ جمع کرائیں گے تو پھر یہ معاملہ ختم ہو جائے گا. اگر پولیس کے پاس بھی آپ نے وہ اس کو رپٹ کروا دی تو یہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ واقعی یہ معاملہ سچا ہے. تھینک یو ویری مچ. اللہ آپ کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.